हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में 10 क्वेश्चन कर चुके हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड, और आज हम 11th क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, आरेख में दिखाए गए वोल्ट मीटरों ए, बी तथा सी के प्रतिरोध क्रमशः R 1.5 R तथा 3 R है। जब x तथा y के बीच कुछ विभवांतर लगाया जाता है तो इनके पाठ क्रमशः VA, VB तथा VC हैं। इस केस में आपको VA, VB और VC में क्या रिलेशन सही है ये बताना है। तो सबसे पहला काम देखो, मान लीजिए कि ये वोल्ट मीटर जो है इनको मैं प्रतिरोधों से रिप्लेस करके दिखाता हूं। देखो, एक प्रतिरोध ये हो गया और दो प्रतिरोध आपके पास, एक ये और एक ये, ऐसे ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहां पर बिंदु है x और यहां पर बिंदु है y। इनके प्रतिरोध क्रमशः मान लेते हैं, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। इनके बीच वोल्ट मीटर जब लगाया गया है, ये वोल्ट मीटर ही एक तरह से है, तो इनका जो रीडिंग आता है ये है VA, दूसरे वाले का रीडिंग VB और तीसरे वाले का रीडिंग है VC। तो जब R2 और R3 की बात करते हैं तो R2 और R3 आपको दिखाई पड़ रहे हैं कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में हैं। और जब समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में आपको यह भी याद होगा कि जो विभवांतर होता है वो एक समान होता है, इसलिए VB और VC आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, R2 व R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और अगर समांतर क्रम में है, इसका मतलब आपके पास क्या पता चल गया कि B का वोल्टेज और C का वोल्टेज बराबर है। अब आपको पता करना है A के बारे में। देखो, R2 और R3 के मान भी पता है। R2 आपके पास है 1.5 R और R3 जो है आपके पास है 3 R और R1 आपके पास है R। ठीक है, तो देखो R2 व R3 जब समांतर क्रम में है तो इस केस में इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। R इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं केवल R2 और R3 का, तो क्या हो जाएगा, R2 R3 अपॉन में R2 प्लस R3। R2 का मान है 1.5 R, R3 का मान है 3 R, नीचे 1.5 R प्लस 3 R। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4.5 R स्क्वायर और नीचे हो जाएगा, दोनों को प्लस करोगे तो 4.5 R। R से स्क्वायर हट जाएगा, 4.5 से 4.5 कट जाएगा, तो सीधा बचने वाला है R। R इक्विवेलेंट जो इन दोनों का R2 और R3 का आ रहा है वो R है, और R1 भी कैसा है, R है। तो यहां पर क्या पता चला कि जब R और ये जो R इक्विवेलेंट है ये बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या पता चला कि ये जो R इक्विवेलेंट आया है इसके सिरों के बीच का वोल्टेज और इधर R1 के सिरों के बीच का वोल्टेज क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यानी कि VA आपके पास R इक्विवेलेंट का जो वोल्टेज होगा उसके बराबर होगा, और R इक्विवेलेंट का वोल्टेज जो है समांतर क्रम में R2 R3 जुड़े थे इनके बराबर था, यानी VA और VB और VC आपस में बराबर हो गए। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लंबाई L का एक तार तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली 3 समरूप सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी, धारा के कारण T समय में तार का ताप डेल्टा T बढ़ जाता है। अब समान प्रकार की N सेलें उसी पदार्थ तथा उसी परिच्छेद क्षेत्रफल वाले लेकिन लंबाई 2L के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दी गई, तो अब भी वो T समय में उसका ताप डेल्टा T हो जाता है, डेल्टा T बढ़ जाता है। तो N का मान बताना, यानी बाद में कितनी सेलें जोड़ी गई ये बताना है। ओके, चलो देखते हैं। पहला केस, जब आपके पास लंबाई L है तो मान लीजिए प्रतिरोध R है और जो उसका द्रव्यमान है वो M है। ठीक है, लंबाई L है, प्रतिरोध R है और द्रव्यमान कितना है, M है। इस केस में जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कितना, कितनी सेलें जुड़ी गई हैं, 3 सेलें जुड़ी गई हैं, इसलिए 3 1 का वोल्टेज अगर E हो तो 3E लिख सकते हैं। समझ में आया ये बात। अब इस केस में देखो, उत्पन्न ऊष्मा H निकालें,
एच क्या होता है, एच पता है आपको, ये होता है बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये तो होता है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। और उत्पन्न ऊष्मा अगर हम मटेरियल के कंडीशन में जाते तो उसमें होता था, याद करो, एम सी डेल्टा टी, या एम एस डेल्टा टी भी लिखा जाता है, एम सी डेल्टा टी। ठीक है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ये क्लास 11 की बात है कि H इक्वल टू क्या होता है, एम सी डेल्टा टी। ताप वृद्धि अगर इतना किया द्रव्यमान यम हो और सी विशिष्ट ऊष्मा है, तो विशिष्ट ऊष्मा सी है, तो उस केस में एम सी डेल्टा टी के बराबर H होगा, ये हो जाएगा। V का मान कितना है 3E, तो यहां पर 3E रख देंगे, 3E का होल स्क्वायर बाई आर इंटू टी। इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। फिर से देखिए, जब लंबाई कह रहा है कि 2L कर दिया गया, तो लंबाई आपने 2L कर दिया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, लंबाई बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसका मतलब प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। समझ में आया। और द्रव्यमान क्या होगा, जब लंबाई 2 गुना कर दिया तो द्रव्यमान भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। समझ में आया। इस बार वोल्टेज जो होगा वो N सेल जोड़ेंगे तो Ne के बराबर हो जाएगा। ओके, ऐसे केस में H क्या हो जाएगा, H आपके पास फिर से वही फॉर्मूला चलेगा, लेकिन यहां पर Ne स्क्वायर बाई प्रतिरोध कितना है, यहां पर 2R इंटू टी, और H की जगह फिर से रखेंगे MC डेल्टा टी, बट इस बार द्रव्यमान भी 2M हो गया, तो 2MC डेल्टा टी इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, Ne स्क्वायर बाई 2R, और साथ ही साथ यहां पर हो गया टी। इक्वेशन नंबर 2। क्या करिए आप, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 से, तब क्या मिलता है, देखो डिवाइड करने पर MC डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इधर 2। इधर देखिए क्या बचता है, R और T कैंसिल हो जाएंगे, E स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा N स्क्वायर बाई 2, और नीचे इसमें आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, इतना आएगा। तो N स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 9 2 जा 18 इंटू 2, ये भी तो 2 जाएगा, तो N स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36, तो N कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो N इक्वल टू 6। यानी कितनी सेलें जुड़ी होंगी, 6 सेलें, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने सीधा सा कहा है कि जब लंबाई L है, प्रतिरोध मान लिया R है, और द्रव्यमान कितना है, M है। ठीक है, वोल्टेज एक सेल का वोल्टेज E है, तो 3 सेल जोड़ेंगे तो 3 हो गया। और उत्पन्न ऊष्मा, जो ये यहाँ पर ऊष्मा होता है, ऊष्मा क्या होता है, H इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब ये ऊष्मा जब आप मटेरियल के केस में जाते तो वहां पर जो ऊष्मा होता है, ऊष्मा किसके बराबर होता है, एम सी डेल्टा टी, या यम द्रव्यमान डेल्टा टी ताप वृद्धि, और सी क्या है, सी है आपके पास जो क्लास 11th में पढ़े थे। ठीक है, अब यहां पर इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद अब यहाँ क्लास 11th की थोड़े नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा जाता है, वहां पर जो गुप्त ऊष्मा पढ़ा जाता है, तो वहां की बातें आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। सी कहलाता है विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहलाता है, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक तार का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.00125 प्रति डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है। निम्नलिखित में किस ताप पर प्रतिरोध 2 ओम होगा। ओके, ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपके पास अल्फा दे रखा कितना, 0.00125 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक, शुरुआत में प्रतिरोध है 1 ओम,
आखिरी में प्रतिरोध इसका हो जा रहा है 2 ओम। ठीक है, आपको आखिरी ताप बताना है कितना होगा। तो फार्मूला क्या होता था, याद करो। फार्मूला आपके पास होता था अल्फा इक्वल टू प्रतिरोध में परिवर्तन आर टी माइनस आर नॉट बटे प्रारंभिक प्रतिरोध और ताप में वृद्धि या ताप में परिवर्तन, ये होता था अल्फा इक्वल टू ताप प्रसार गुणांक। ठीक है, तो टी माइनस टी नॉट को इधर ले आए, टी माइनस टी नॉट इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट इंटू अल्फा। अच्छा देखो, पहला टेम्परेचर आपके पास टी नॉट दे रखा 300 केल्विन, इसको डिग्री सेल्सियस में कर लीजिएगा, 273 में माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आपको यहां पर बताना क्या है, टेम्परेचर टी टी इक्वल टू, तो यहाँ माइनस टी नॉट इधर हो जाएगा, टी नॉट प्लस आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट अल्फा, सबकी वैल्यू रखते हैं। टी नॉट आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस आ गया है, कमरे का ताप जो होता है। आर टी है 2, आर नॉट प्रारंभिक प्रतिरोध 1 बटे आर नॉट 1 और अल्फा का मान 0.00125। हल करते हैं, ये 27 डिग्री सेल्सियस प्लस इसको हल करिए, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 अपान में डेसिमल हटाते हैं 125 और यहां पर हो जाएगा 1 लिखकर कितने 0 2 3 5, तो 2 4 और 1 5, इतना हो गया। कैंसिल करेंगे इसको, कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा 125 अट्ठे यानी कि 800 आ जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस। तो T इक्वल टू आ जाएगा 827 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में ऑप्शन है सारे, तो केल्विन में बदलने के लिए 273 प्लस कर दो, तब ये केल्विन में बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1100 केल्विन, 1100 केल्विन इसका ताप होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 20 राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर। कह रहा है किसी तार का ताप T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस AT प्लस BT स्क्वायर है, जहां R नॉट ताप 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है। तो ताप T पर प्रतिरोध ताप गुणांक बताना कितना होगा, अल्फा का मान बताना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अल्फा होता क्या है, अल्फा होता है प्रतिरोध में परिवर्तन बटे प्रारंभिक प्रतिरोध और साथ ही साथ होता है ताप परिवर्तन, ये होता है। इसी को अगर ताप में परिवर्तन बहुत कम हो तो आप इसे डिफरेंशिएशन में लिखोगे, क्योंकि यहां पर R डिपेंड कर रहा है T पर, ताप पर निर्भर कर रहा है, T टेम्परेचर है, ध्यान रखें। तो इसे आप डिफरेंशिएशन में अगर लिखोगे तो 1 बाई आर नॉट जो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, इसको क्या लिख सकते हो डी आर बाई डी टी। यहाँ ताप T से लिखा गया तो इसे T से लिख दें, स्मॉल t से ताप लिखा गया, समय नहीं है T, ताप। तो अल्फा इक्वल टू 1 बाई आर नॉट डी बाई डी टी ऑफ R की वैल्यू कितनी है, R नॉट 1 प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। R नॉट से R नॉट हट जाएगा क्योंकि R नॉट तो T पर डिपेंड नहीं करता, डिफरेंशिएट कर दो, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस ए टी का डिफरेंशिएशन 1 प्लस बी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगा a प्लस 2bt, अल्फा की वैल्यू आ गया a प्लस 2bt। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है एक फिलामेंट बल्ब जिस पर रेट लिखा है 500 वाट 100 वोल्ट को 230 वोल्ट की मेन सप्लाई में प्रयुक्त किया जाना है। और देखो 100 वोल्ट से किसका है क्षमता, और 230 वोल्ट से जोड़ा तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध R जोड़ने पर यह बल्ब पूर्णतः ठीक कार्य करता है
और 500 वाट पूरा शक्ति लेता है। आर का मान क्या होगा बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले 500 वाट और 100 वोल्ट ये दे रखा है, पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है। तो पहले तो इसका हम कुछ काम इस पे करते हैं डायग्राम के द्वारा। देखो ये मान लीजिए ये हो गया बल्ब, और इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा दिया हमने आर, और इसको हमने कनेक्ट किया है 230 वोल्ट से। ये है 230 वोल्ट, ये सप्लाई से हमने जोड़ दिया इसको। इसका भी कुछ प्रतिरोध होगा, बल्ब का प्रतिरोध R1 है मान लेते हैं। पावर कितना है इसमें 500 वाट। तो पहले तो देखो यहाँ पर ये करंट जो होगा ना, ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो करंट समान रहेगा तो अपने पास आसान होगा करंट निकाल लेना है। ये 500 वाट है, ध्यान रखना। तो करंट निकालते हैं, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू होता है VI, तो इसका मतलब I हो जाएगा P बाई V। पावर कितना है 500 वाट, वोल्टेज कितना है 100, यानी 5 एम्पियर करंट इसमें। इस बल्ब में अधिकतम कितना करंट आ सकता है, 5 एम्पियर का करंट आ सकता है। तो जो करंट होगा, क्योंकि पूरी क्षमता ले रहा है ना, 500 वाट पूरा ले रहा है, इसका मतलब जितना करंट है उतना टोटल करंट जा रहा है इसमें, टोटल करंट, और जितना वोल्टेज है उतने वोल्टेज को पूरा ले रहा है, तभी तो ये 500 वाट पूरा इसमें खा रहा है शक्ति। तो अब इसके सिरों के बीच का वोल्टेज कितना होगा, कितना वोल्टेज 100 वोल्टेज, क्योंकि जब इसके बीच सप्लाई 100 वोल्ट की आएगी तभी तो ये 500 वाट पूरा खर्च करेगा। ठीक है, तो 100 वोल्ट तो ये ले लिया, इस है कितना 230, तो इसके सिरों के बीच कितना वोल्टेज हो जाएगा, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का वोल्टेज पता करिए। तो इसके सिरों के बीच का वोल्टेज 230 में से 100 कम हो जाएगा, समझ में आया। तो इस केस में आर के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, आर के सिरों के बीच विभवांतर ये हो जाएगा 230 माइनस 100, जो कि हो जाएगा 130 वोल्ट। ओके, आर का मान बताना है, आर का मान, करंट कितना इसमें जा रहा है 5 एम्पियर जा रहा है, तो आर इक्वल टू क्या होता है V अपान आई। तो V आपके पास 130 वोल्ट हो गया, और करंट आपके पास 5 एम्पियर है, 5 से भाग कर दो इसको, तो 5 दूना 10, 5 36 26 ओम। आर का मान 26 ओम आ जाएगा, 26 ओम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न परिपथ में 1 ओम 2 ओम 3 ओम के प्रतिरोधों में व्यय शक्ति का अनुपात निकालिए। आसान क्वेश्चन, पावर लॉस निकालना। तो पहले पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर जो होता है वो होता है I स्क्वायर R। तो करंट निकालना सबसे जरूरी है। अब देखो यहाँ करंट I जा रहा है, तो ये जो करंट है ये दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है। देखिएगा, एक पार्ट इधर जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा। करंट यहाँ I है, I करंट 3 ओम में है, लेकिन इसमें कितना कितना होगा, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध ज्यादा है तो करंट उसमें कम आता है, प्रतिरोध कम है तो करंट ज्यादा आता है, क्योंकि आपको याद है आर क्या होता था, आर होता था V अपान आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर करंट इसका जितना करंट इसमें जाएगा 2 ओम में, उसका 2 गुना करंट 1 ओम में जाना चाहिए। तो इस आई के आपको ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि 2 + 1 यानी 3 टुकड़े कर सको बराबर बराबर, 2 टुकड़ा इसमें, 1 इसमें भेज दो। तो एक इसमें करंट I/3 और इसमें हो जाएगा 2I/3। समझ में आ रहा, क्योंकि I/3 + 2I/3 सीधा I के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से डिवीजन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो करंट सब में पता चल गया। अब आपको क्या करना है, पावर का रेशियो बताना है। तो पावर का रेशियो बताने के लिए P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3। तो I पहले में देखो 1 ओम में कितना है करंट, 2I/3 का स्क्वायर, R का मान है 1, रेशियो 2 ओम में कितना करंट है I/3 इसका स्क्वायर, और प्रतिरोध 2 ओम। फिर तीसरे में देखिए करंट है I यानी I स्क्वायर और प्रतिरोध 3। तो जो
कैंसिल होने वाला कैंसिल कर दो, आई स्क्वायर सब में होगा उसको हटा देते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 1/9 और यहाँ पर हो जाएगा 3। रेशियो है नीचे, आपको नहीं चाहिए तो क्या करें, जो भी नीचे है इसको इसी से इसको मल्टीप्लाई कर दे, यानी 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये यहाँ पर ध्यान देना 2 है, ये 2 और यहाँ 9 3 जा 27, 4:2:27, 4:2:27 इसका उत्तर हो जाएगा। सब कुछ तो मैं ही खा गया, मैं दिखाई सामने खड़ा था, फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। P = I² R होता है ना, तो P1:P2:P3, तो करंट 2I/3 1 ओम में है, तो इंटू 1 रेशियो I/3² इंटू 2 रेशियो I² इंटू 3, सबका स्क्वायर कर लीजिए, तो ये 4:2:27 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में 9 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जा रहा है आपके पास, कौन सा सही हो जा रहा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा तापदीप्त बल्बों को बनाने में यह ध्यान रखा जाता है कि उनके फिलामेंट का प्रतिरोध ताप के साथ बढ़ता है। यदि कमरे के ताप पर 100 वाट, 60 वाट और 40 वाट के बल्बों के फिलामेंट के प्रतिरोध क्रमशः R100, R60 और R40 हो, R100, R60 और R40 हो, तो इनमें संबंध कौन सा सही है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो ध्यान से, 100 वाट बड़ा है 60 वाट से और 60 वाट बड़ा है 40 वाट से, वाट यानी पावर। और आपको ये भी पता होगा कि पावर क्या होता है, V²/R। सिंपली कह सकते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर इसके प्रतिरोध के क्रम में लिखो तो ये हो जाएगा 1/R100, फिर 1/R60, फिर 1/R40, ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बैठ रहा है। सबसे सरल सवाल था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट से चिन्हित दो वैद्युत बल्बों को 440 वोल्ट स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, 100 वाट वाला, 25 वाट वाला, कोई भी नहीं या दोनों। तो इसमें लोगों का तुक्का भी काम कर जाता है, कम क्षमता वाला जो है वही फ्यूज हो जाता है, 25 वाट वाला। लेकिन आपको यहाँ तुक्का नहीं लगाना, यहाँ पर आपको इसे सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करने के लिए कुछ काम करते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो पहला काम तो प्रतिरोध ही निकाल लीजिए, प्रतिरोध कितना होगा इनका। चलो देखो डायग्राम बनाते हैं इसका। एक बल्ब ये लगा दिया और दूसरा बल्ब ये लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया हमने 440 वोल्ट। ये आपका 25 वाट का है और ये है 100 वाट का, और ये 220 वोल्ट पर ही काम करते हैं। अगर 220 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज इनको मिल गया तो ये फ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो पहले इनका प्रतिरोध मान लेते हैं, इसका R1 है और इसका है R2। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा इसका, चलो देखते हैं। आपको पावर पता क्या होता है, P = होता है V²/R। ये क्या होता है, V²/R। इसके अनुसार अगर आप R निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V²/T बनेगा। ठीक है, चलिए एक एक का काम करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं R1। R1 क्या हो जाएगा आपके पास, V कितना है, कितने पर काम करता है, 220 पर काम करता है, ये भी 220 पर काम करता है। तो ये 220 का स्क्वायर यानी 2 बार कर दो, नीचे T पावर 25 कैंसिल करेंगे तो 5 यहां पर हो जाएगा 44, यहां पर भी 44, 44 इंटू 44 सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1936
फिर निकालिए R2, वोल्टेज तो वही है 220, लेकिन इस बार 100 वाट है। 100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 22 484 हो जाएगा, 484 ओम। प्रतिरोध निकलकर आ गए दोनों के। अब आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? दोनों किस में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो जुड़ जाएंगे R1 प्लस R2। दोनों को प्लस कर लो। जब प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 6010 और ये आ जाएगा आपके पास 2420 आ जाएगा, 2420 ओम। ठीक है, 2420 ओम। करंट निकाल लो, कितना करंट फ्लो होगा? I इक्वल टू क्या होता है? करंट क्या होता है? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना लगाया? 440, टोटल रेजिस्टेंस 2420। ठीक, ये 0 0 हटा दीजिए और इसे कैंसिल कर दीजिए 11 से। 11 4 जा और यहां पर हो जाएगा 11 2 जा, 11 2 जा यानी 4/22 यानी 2/11 एम्पियर। करंट निकल कर आ गया कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो कितना हो जाएगा? 2/11 एम्पियर। करंट तो आ गया। आगे का काम देखते हैं किसमें कितना वोल्टेज होगा, क्योंकि मेन काम अब हमको क्या निकालना है? वोल्टेज। तो पहले के लिए V25 वाले का 25 वाट वाले का वोल्टेज क्या हो जाएगा? करंट इंटू क्या होता है? रेजिस्टेंस IR1, यानी कि 2/11 और R1 कितना आया है? प्रतिरोध 1936। सॉल्व करेंगे तो जिसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 352 वोल्ट। फिर आप निकालिए दूसरे के लिए 100 वाट के लिए, तो करंट आपके पास 2/11 है और रेजिस्टेंस इसका कितना है? यहाँ पर 484। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आता है 88 वोल्ट। तो जो 352 वोल्ट है ये बड़ा है किससे? 220 वोल्ट से, और ये छोटा है 220 वोल्ट से। तो जब ज्यादा वोल्टेज मिल जाएगा तो फ्यूज हो जाएगा। तो किसको ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है? 25 वाले को। तो ये वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा, 25 वाट वाला फ्यूज हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं साइड में हो जाऊं। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है चित्रानुसार एक वर्गाकार अनुप्रस्थ काट की एल्युमिनियम की सिल्ली में एक वर्गाकार छिद्र बनाकर उसमें लोहा भर दिया गया। यह देख रहा है यहाँ बीच में काट करके इसमें लोहा भर दिया गया है। एल्युमिनियम तथा लोहे के वैद्युत प्रतिरोधकताएं दे रखी हैं। इस मिश्र सिल्ली के P तथा Q फलकों के मध्य वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करना। तो यहां हम ये मान सकते हैं कि एक एल्युमिनियम का प्रतिरोध है और एक आयरन का प्रतिरोध है, जब बीच से काट कर निकाला गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो दोनों का प्रतिरोध निकाल के समांतर क्रम वाला फॉर्मूला हमको चलाना है। चलो देखते हैं। सबसे पहला काम, आप एल्युमिनियम का प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आर क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए होता है। एल बाई एरिया, एल्युमिनियम यहां पर रहेगा। सबका मान रखते हैं। एल्युमिनियम के लिए दे रखा है कितना? 2.7 गुणे 10 का घात -8 ओम मीटर है। लंबाई कितना है? देखिए 50 मिलीमीटर है। मिलीमीटर में नहीं, इसको आप क्या करिए 10 का घात -3 लगा दीजिए, जिससे ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ये हो जाएगा 50 गुणे 10 का घात -3। नीचे एरिया, ये एरिया आपको निकालना। तो पहले तो एल्युमिनियम का एरिया था, उसमें से आयरन वाला एरिया निकल गया। एरिया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। 7 स्क्वायर माइनस काट कर जो निकाला गया वो 2 स्क्वायर, लेकिन ये मिलीमीटर में था और मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 का घात -3 से गुणा करते हैं और स्क्वायर इसलिए 2 बार हो जाएगा, यानी 10 का घात -6 हो जाएगा। समझ में आया? इसे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा। सॉल्व करना थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है।
और कैलकुलेशन कर लेना है। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा, मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, 3 इंटू 10 पावर 5 माइनस का 5 ओम। ठीक है, ये पहले केस में आ गया, ये एल्युमिनियम का प्रतिरोध आ चुका है। अब क्या करें, इसी तरह से आयरन का Fe का प्रतिरोध निकाले, तो यहां पर रो Fe हो जाएगा L बाई ए, यहाँ ए डैश लिख देते हैं, लंबाई नहीं बदलेगी लेकिन क्षेत्रफल बदल जाएगा, केवल Fe का पार्ट लेना। तो आयरन के लिए दे रखा 1 इंटू 10 पावर माइनस 7 रो है, लंबाई वही है 50 गुणे 10 का घात माइनस 3, और इसका क्षेत्रफल ये कितना है भुजा इसका 2 mm है, तो 2 गुणे 2 यानी 4 हो जाएगा, गुणे 10 का घात माइनस 6, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, और इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 125 गुणे 10 का घात माइनस का 3 ओम। नाउ अब ये दोनों किसमें होंगे, RAl यानी एल्युमिनियम और RFe। जब कभी इस तरह से काट कर निकाला जाएगा बीच से, तो ये किसमें होते हैं, समांतर क्रम में, आर इन पैरेलल। कैसे हैं, समांतर क्रम में है, पैरेलल है, तो समांतर क्रम का फार्मूला लगा देंगे, R इक्वल टू हो जाएगा RAl इंटू RFe अपॉन में RAl प्लस RFe। सबकी वैल्यू रखिए, 3 गुणे मिनट 3 गुणे 10 का घात माइनस 5 गुणे 125, कितना आया है 125 गुणे 10 का घात माइनस, हाँ यहां पर ध्यान दें, 125 गुणे 10 का घात माइनस 5 आएगा, 3 नहीं, 125 गुणे 10 का घात माइनस 5, नीचे 3 गुणे 10 का घात माइनस 5 प्लस 125 गुणे 10 का घात माइनस 5। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे, 125 गुणे 3 करोगे तो यानी ये हो जाएगा 3 गुणे 125 बटे 125 और 3 128 हो जाएगा, गुणे 10 का घात देखिए ऊपर है 10 का घात माइनस 5 दो बार होगा, तो ये हो जाएगा 10 का घात माइनस का 10, और नीचे 10 का घात माइनस 5 कॉमन होगा, ऊपर जाएगा 10 का घात 5, ये आपके पास आएगा ओम, लेकिन आंसर सारा माइक्रो ओम में दे रखा, तो माइक्रो बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 10 का घात 6 से भी गुणा करना पड़ेगा, तभी ये माइक्रो बन पाएगा, तभी आपके पास माइक्रो ओम होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर 6 5 11, 11 में 10 घटेगा, 11 में 10 घटेगा 1 यानी 10 हो जाएगा, उस 10 से 128 को काटेंगे तो ऊपर बनेगा 5 और नीचे हो जाएगा कितना आपके पास 64, तो सबको जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1875 बटे 64 माइक्रो ओम। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है इसमें। तो इस तरह से 1875 बटे 64 माइक्रो ओम इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक भवन में 40 वाट के 15 बल्ब, 100 वाट के 5 बल्ब, 80 वाट के 5 पंखे एवं 1 किलोवाट का एक हीटर है। बिजली के मेंस की वोल्टा 220 वोल्ट है, भवन का जो मुख्य फ्यूज है उसकी न्यूनतम क्षमता क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फ्यूज की क्षमता यानी फ्यूज अधिकतम कितना करंट उसमें फ्लो किया जा सकता है, यही से पूछा है इसमें। तो सबसे पहले निकालिए कुल पावर क्या हो जाएगा, टोटल पावर, इसका टोटल पावर कुल क्षमता 40 वाट के 15 बल्ब हैं, 40 गुणे 15 प्लस 100 वाट के 5 बल्ब हैं यानी 100 गुणे 5 प्लस 80 वाट के 5 पंखे यानी 80 गुणे 5 प्लस 1 किलोवाट का एक हीटर यानी 1000 वाट। सबको हल करें, 15 चौके 60 यानी 600 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 1000,
टोटल हो जाएगा 5 4 9 6 15 10 25 यानी 2500 वाट। ये आपके पास टोटल पावर आ गया, कुल क्षमता आ गई। वोल्टेज आपके पास V दे रखा है कितना, 220। फ्यूज की क्षमता यानी कितना करंट उसमें पास हो सकता है यही बताना आपको। तो फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, तो करंट कितना पास हो सकता है, P इक्वल टू होता है VI, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन में V। P हो गया आपके पास 2500 और V आपके पास हो गया 220। कैंसिल करें, 11 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 125। 11 एकम 11, एक बचेगा, फिर से 11 एकम 11, 4 बचेगा, 40, 11 तिया 33, 11 चौक 44 होता है, यानी लगभग 11.4 एम्पियर होना चाहिए। ऑप्शन के अनुसार देखते हैं 11.4, तो इसमें 12 एम्पियर आपके पास हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी बैठेगा। फ्यूज जो होना चाहिए उसकी न्यूनतम क्षमता 12 एम्पियर होना चाहिए, क्योंकि 11.4 एम्पियर तक करंट उसमें जा सकता है, तो क्षमता उससे थोड़ी सी ज्यादा रखते हैं, 12 एम्पियर तक रखेंगे ताकि वो आराम से काम कर सके। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन। एक नगर से विद्युत शक्ति को 150 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य नगर तक तांबे के तारों से भेजा जाता है। प्रति किलोमीटर विभव पतन 8 वोल्ट तथा प्रति किलोमीटर औसत प्रतिरोध 0.5 ओम है। तार में शक्ति क्षय कितना होगा ये बताना है आपको। ठीक है, सबसे पहले तो निकालिए यहां पर विभव पतन कितना हो जाएगा। विभव पतन जो आपके पास होगा 150 किलोमीटर है टोटल, और 1 किलोमीटर में कितना 8 वोल्ट विभव पतन होता, तो 8 से गुणा कर देंगे, 15 8 120, यानी कि 1200 वोल्ट का क्या आ गया, विभव पतन आ गया। अब प्रतिरोध देख लीजिए, प्रतिरोध R कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर 0.5 ओम है, तो 150 किलोमीटर पर 0.5 से गुणा कर देंगे, 15 25 75 होता, 75 ओम हो जाएगा। प्रतिरोध आ गया, वोल्टेज आ गया, शक्ति क्षय बताना, शक्ति क्षय P इक्वल टू क्या होता है, V²/R। तो V हो गया 1200 गुणे 1200 और प्रतिरोध कितना है 75। इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये देखते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे जब, कैंसिल करिए भाई, हाँ 25, चलिए 25 यहाँ 75 होता है और ये हो जाएगा 400। फिर से यहाँ पर 5 से काटेंगे, 50 25, 5 8 40, 80 हो गया। फिर 5 से इसको और काटेंगे, 16 हो जाएगा, 16 गुणे 1200, तो इसे जब करोगे तो ये आ जाएगा 19,200 वाट। उत्तर किलोवाट में, तो इसको लिखेंगे 3 अंक बाद दशमलव, 19.2 किलोवाट। इतना शक्ति क्षय हो जाएगा, 19.2 किलोवाट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 20 राइट आंसर। तो उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा।